हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर्स के बारे में। ठीक है, कैपेसिटर्स बोले तो क्या, कैपेसिटेंस बोले तो क्या, है ना, ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। तो हम क्या देखेंगे, जैसे आपने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि किसी भी एक मेटल को जब आप चार्ज देते हैं, है ना, तो उसकी चार्ज डेंसिटी आप सिग्मा लिखते थे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखा जाता था। याद करो, अगर एक कंडक्टर था, किसी एक रैंडम शेप का, ऐसा मान लीजिए कंडक्टर था, इस पर आपने चार्ज दिया और इसकी वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी आती थी यहाँ पे। क्लियर? चार्ज डेंसिटी क्या होती थी? सिग्मा, है। और हमने ये बात भी करी थी कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ ऐसा बनेगा, तो यहाँ जो सिग्मा बनेगा वो इस आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। या फिर अगर यहाँ बात करें तो रेडियस कुछ ज़्यादा बड़ी बनेगी और उसके हिसाब से आर ज़्यादा होगा, सिग्मा कम होगा। ये बात हमने करी थी उस टाइम पे, रिमेंबर। अब तुम सोचो कि बाहर यहाँ पे कोई मीडियम है, इसकी वजह से हर तरफ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना हुआ है। ठीक है, अब लेट्स से बाहर मीडियम है, कोई गैस रखी हुई है ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है, अब उस गैस में मॉलिक्यूल्स हैं और हमने बात करी थी कि मॉलिक्यूल में होता क्या है, एक न्यूक्लियस और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही। तो क्या वो जो एटम या मॉलिक्यूल यहाँ रखा हुआ है उस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। तो क्या होगा कि ये जो एटम या मॉलिक्यूल यहाँ पे रखा हुआ है इस पर फोर्स लगेगा और इसमें क्या क्या है, एक प्रोटॉन, एक या मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं वो यहाँ आने की कोशिश करेंगे और जो न्यूक्लियस है वो पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ऐसा पॉसिबल है? सोचो कुछ ऐसा बनेगा वहाँ पे, और इसे क्या बोला गया? डाइपोल। तो इसीलिए मैंने पिछले सेक्शन में जब डाइपोल के बारे में बात की थी तो मैंने कहा था डाइपोल पढ़ना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर एटम या हर मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह बिहेव कर सकता है अगर सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे हो। तो आसपास क्या क्या चीज़ें होंगी ये देखना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, हम यहाँ बात करते हैं कि एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। अब सोचिए कि अगर इसके लिए ये जो सिग्मा है ये लगातार इंक्रीज करते रहें, और आपको एक बात और याद थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखा जाता था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सोचो जैसे सिग्मा इंक्रीज होगा वैसे ही क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा? यस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज हुआ तो क्या एक टाइम ऐसा आ सकता है कि इस डाइपोल पे इतना फोर्स लग रहा हो, पॉजिटिव पे इस तरफ, नेगेटिव पे इस तरफ, कि ये डाइपोल ब्रेक हो जाए? पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ा तो डाइपोल ब्रेक हो सकता है, और डाइपोल ब्रेक होना मतलब क्या ये नेगेटिव चार्ज टूट के इस कंडक्टर की तरफ खींचा चला आएगा? बिल्कुल। क्या यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव से मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसे कहते हैं लीकिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम द कैपेसिटर। एक्चुअली हुआ क्या, चार्ज कैपेसिटर से उठ के नहीं गया, चार्ज मीडियम से एक नेगेटिव चार्ज आके यहाँ चिपका और उसको न्यूट्रल कर दिया। लेकिन कुल मिला के बात तो यही हुई ना कि एक कंडक्टर से एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो इसे कहा जाता है लीकिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम द कंडक्टर या ब्रेकडाउन ऑफ द मीडियम। अब ये ब्रेकडाउन किस वजह से हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। चलो यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई, क्लियर है बात। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंडक्टर के लिए चार्ज कितना दिया जाए ये डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में रखा गया है, नहीं तो ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा और चार्ज न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम चार्ज आप किसी कंडक्टर को कितना दे सकते हैं किसी मीडियम में, इसे कहा जाता है उस कंडक्टर की कैपेसिटी। तो यहाँ से ये वर्ड आता है कैपेसिटेंस और आगे बनेगा कैपेसिटर। क्लियर है? किसी कंडक्टर को किसी मीडियम में जब आपने रखा तो मैक्सिमम चार्ज आप उसे कितना दे सकते हैं जब तक कि ब्रेकडाउन ना हो या चार्ज लीक ना हो, इसे बोला जाता है उस कंडक्टर की उस मीडियम में कैपेसिटी। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? ओके। अब अगर हम बात करते हैं कि पोटेंशियल और कैपेसिटी को कैसे रिलेट किया जाए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एज इट इज आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई कंडक्टर है जिस पे पोटेंशियल डिफरेंस है V, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से हम लेते हैं जनरली? इनफाइनाइट से। तो मैंने माना पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, उसके रेफरेंस में यहाँ पे पोटेंशियल है V या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो मैं बोलूँगा कि इस पे जो आप मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं Q, वो होता है प्रोपोर्शनल टू V
and is given by Q equal to CV, where C is the constant called as capacitance of the conductor. ठीक है, तो Q इक्वल टू CV बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर के लिए, हमें ये एज इट इज याद होना चाहिए। अब ये C किस किस पे डिपेंड करता है, तो जैसा अभी हमने बोला, एक तो ये खुद कंडक्टर पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस के, कंडक्टर ऑफ डायमेंशंस पे, सॉरी डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे, और दूसरा ये डिपेंड करता है मीडियम पे, सराउंडिंग मीडियम कौन सा है, इन दो बातों पे ये कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर से बता देता हूं, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, किसी भी कंडक्टर पे कितना मैक्सिमम चार्ज दिया जा सकता है किसी मीडियम में, वो कहलाती है उस कंडक्टर की कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी को अगर रिलेट करना है हमें, तो हम बात करते हैं किसी एक कंडक्टर का अगर पोटेंशियल V है विद रेफरेंस टू इन्फिनिटी, तो इस पर जो मैक्सिमम चार्ज Q दिया जा सकता है उसे लिखा जाएगा Q इक्वल टू CV, वेयर C इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर एंड इट डिपेंड्स ऑन कंडक्टर की डायमेंशंस एंड द आउटर या सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें। देखो एक बहुत अच्छा सा इसका एग्जांपल अपन लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, आप सब लोगों ने किया भी हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अपन बात करते हैं कैपेसिटेंस एक कंडक्टिंग स्फीयर की। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात करते हैं। तो कंडक्टिंग स्फीयर एक बना दिया हमने, इस पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया इस तरीके से, स्फीयर है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर तरफ। ओके, रेडियस है इसकी r। अब अगर इस पे चार्ज Q है तो मुझे निकालना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, C इसका कितना है, कैपेसिटेंस कितना है। तो क्या बोला हमने कि अगर इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल 0 है, ऐसा अगर रेफरेंस है अपना, तो मैं इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना लिखूंगा, V एट द सरफेस कितना लिखूं, याद करो पोटेंशियल आपने पढ़ा था, V एट द सरफेस फॉर कंडक्टिंग स्फीयर और शेल। शेल क्यों बोल रहा हूँ मैंने, कंडक्टिंग स्फीयर बोला था ना, ये तो भाई कंडक्टिंग स्फीयर मतलब क्या, सारा चार्ज सिर्फ आउटर सरफेस पे होगा, कंडक्टर्स के लिए हमेशा आउटर सरफेस पे होता है, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज शेल। अंदर फील्ड होगा 0, जो भी फील्ड होगा यहाँ से बाहर होगा, इस तरीके से यहाँ से बाहर फील्ड होगा। ठीक है, और जहाँ फील्ड होगा क्या उसी की वजह से हम बात करेंगे कि कितना ये सराउंडिंग पे इफेक्ट डालेगा। तो बात करते हैं कि इसका अगर पोटेंशियल लिखा जाए तो कितना लिखते थे, K∞R जिसका पोटेंशियल होता था। अब सोचो हमने क्या बोला था कि इस पे जो Q चार्ज है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, Q इक्वल टू CV के बराबर। यहाँ से C कितना है आपके पास, Q/V या Q/KQ/R, सॉल्व करेंगे तो आएगा R/K। K कितना होता है 1/4πε0, या आप C लिख सकते हैं 4πε0R। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर या एक कंडक्टिंग शेल का। क्लियर है बात। अगेन दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद होना चाहिए एज इट इज। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर का काम क्या पड़ा हमें, क्यों हमने कैपेसिटर के बारे में सोचा। तो तुम ऐसा सोचो कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी तो क्या हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, हमने बोला भी था कि ½ ε0t² इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा हुआ था। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है तो मतलब जहां भी चार्ज बॉडीज हैं उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां एनर्जी है, बिल्कुल। तो अगर मैं उस एनर्जी को किसी तरीके से हार्नेस कर सकूं, मैं उस एनर्जी को यूज कर सकूं, तो कोई बुरी बात है क्या, नहीं। आज सारी कुछ एनर्जी की वजह से चल रही है, तो हमने यही सोचा और देखा कि अच्छा एनर्जी कैसे हम स्टोर कर सकें या उस एनर्जी को कैसे यूज कर सकें। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होता है, शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होगा, यहाँ से शुरू होगा सरफेस के बाहर, अंदर तो 0 है, सरफेस के बाहर से शुरू होगा और क्या इनफाइनाइट तक फील्ड होगा इसका, बिल्कुल इनफाइनाइट पे जाके फील्ड 0 होगा इसकी वजह से। अदरवाइज जैसे जैसे R चेंज होगा फील्ड की वैल्यू डिक्रीज जरूर होगी लेकिन फील्ड होगा वहाँ पे, है ना। तो मतलब एक शेल पे अगर आपने चार्ज दिया, एक स्फेरिकल कंडक्टर पे आपने चार्ज दिया, तो आप ये कह सकते हैं ना कि इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इनफाइनाइट तक है, मतलब इसकी जो एनर्जी है वो भी इनफाइनाइट तक है। तो एनर्जी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह इकट्ठी नहीं है, इस सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक इसकी एनर्जी बिखरी हुई है। क्लियर। अब इस एनर्जी को अगर मुझे एक जगह इकट्ठा करना है तो क्या किया जाए। ओके, तो हमने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स इसके साथ करने शुरू किए।
आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अपन बात करते हैं कि क्या इसमें एक्सपेरिमेंट्स हुए। चलिए ले लिया। देखिए अब मैंने क्या किया कि इसके पास एक न्यूट्रल कंडक्टर लाके रख दिया। न्यूट्रल कंडक्टर है, ओके। अब न्यूट्रल कंडक्टर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आए होंगे और पीछे पॉजिटिव चार्जेस आए होंगे। ये किस वजह से? इंडक्शन की वजह से, ठीक है। अब मैंने इस फिर से इसका पोटेंशियल लिखा सरफेस पे। अगर तो सरफेस पे पोटेंशियल क्या क्या लिखूंगा, सोचो तुम कि इसका खुद का एट सरफेस, मतलब अगर ये नाम दे दिया A, ये दे दिया नाम B, तो क्या क्या लिखूंगा सरफेस पे बिकॉज ऑफ खुद A का प्लस B में जो नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आए हैं उनकी वजह से, प्लस B में जो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ आए हैं उनकी वजह से, सबकी वजह से पोटेंशियल यहाँ लिखा जाएगा। ओके, तो VA तो वही है जो आपने पहले लिखा था KQ/R, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब यहाँ इन दोनों की बात करते हैं। यहाँ पोटेंशियल लिखना है बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस। किसकी वजह से पोटेंशियल का इफेक्ट ज़्यादा होगा यहाँ पे? ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज पास है तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल का इफेक्ट ज़्यादा होगा ना, पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो ओवरऑल क्वांटिटी बनेगी ये क्वांटिटी नेगेटिव बनेगी? फिर से देखो, पॉजिटिव चार्ज है दूर यहाँ से यहाँ के बीच, तो इसका जो पोटेंशियल यहाँ मैग्नीट्यूड आएगा वो कम आएगा इन कंपेरेटिव टू दिस, और ये क्या है? ये नेगेटिव है। तो ओवरऑल इफेक्ट अगर इसका देखो तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। मतलब ये रखने के बाद हमें एक बात समझ में आई कि अब जो V आया सरफेस पे इज लेस देन VA, या जो KQ/R था उससे अब कम आया। एक बात हमें समझ में आई, ओके। पर कम आया तो क्या फर्क पड़ा? हमने क्या बोला था? क्या Q इक्वल टू था CV? ये बात समझ में आई। जब Q इक्वल टू CV था तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ अब कि Q, आप ऐसा लिखिए कि C इक्वल टू Q/V, क्या कैपेसिटी बढ़ गई? सेम कंडक्टर जो ये था इसके लिए अब क्या कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है जस्ट बिकॉज आपने पास में एक न्यूट्रल रख दिया, क्योंकि अब जो V है वो पहले वाले V से कम है। जब V कम है तो सेम चार्ज के लिए कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है इसकी। ये बात समझ में आती है आपको? ओके, अब अगर आगे बात करें इसके बारे में तो हमने और एक्सपेरिमेंट किया। सोचो कि जब एक न्यूट्रल रखने से ये किसकी कैपेसिटी इंक्रीज हम कर पाए, तो क्या पूरा एक नेगेटिव चार्ज रखने से हम इसकी कैपेसिटी और बढ़ा पाएंगे? सोचो, अब मैंने यहाँ रख दिया एक पूरा नेगेटिव चार्ज। जब एक पूरा नेगेटिव चार्ज है तो क्या अब यहाँ जो पोटेंशियल है ये और कम हो जाएगा? क्योंकि पहले तो प्लस था, अब तो वो भी नहीं है। अब ये पोटेंशियल हो गया और कम। जब पोटेंशियल और कम हो गया तो क्या अब कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाएगी? या हम कह सकते हैं कि सेम चार्ज अगर वहाँ रखना है तो कम पोटेंशियल पे हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और फाइनली हमने एक बहुत ही अच्छा हमने सिस्टम बनाया कैपेसिटर्स का, जो आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में। तो हमारा जो पूरा टॉपिक रहेगा ना, ये मेनली फोकस रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पे, ठीक है। ये जितने कैपेसिटर्स हैं इन सबके बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर्स कैसे होते हैं, अगर शेल के अंदर शेल बना लो तो कैपेसिटर कैसा बनेगा, सिलेंडर दो पास में रख दो या एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर रख दो तो कैपेसिटर कैसा बनेगा, सारी बातें हम करेंगे। लेकिन जो हमारा मेन फोकस यहाँ रहेगा वो रहेगा इस पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पे। इसी के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे कि इसमें कितनी एनर्जी है, इसका कितना कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस कैसे वेरी करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सारी बातें आएंगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मिलते हैं जिसमें अपन बात करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर्स के बारे में कि वो कैसे बनते हैं और उनके बीच में चार्ज स्टोर कितना होता है और उनका कैपेसिटेंस कितना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सामने ये दो सिस्टम्स बने हुए हैं। देखिए, एक का नाम है स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरे का नाम है स्फीयर कैपेसिटर। लगभग मिलते जुलते नाम है, इनका कंस्ट्रक्शन भी दोनों शेल्स से या स्फीयर से मिलकर ही हो रहा है, इसीलिए इनके नाम एक जैसे हैं। तो बस ध्यान रखिए, स्फेरिकल में कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, स्फीयर में दो स्फीयर आसपास रखे हुए हैं, ठीक है। अब अभी अपन ने बात करी थी कि एक जब सिंगल स्फीयर रखा हुआ था तो उसका जो हमारे पास कैपेसिटेंस आया था वो आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर के बराबर, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। कैपेसिटेंस क्यों बढ़ाना है? ताकि ज़्यादा चार्ज हम उस पर रख सकें। चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी वहाँ पे ज़्यादा स्टोर होगी, ठीक है। एक बात तो ये था कि कैपेसिटेंस बढ़ाना है। दूसरी बात ये भी था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो ऐसे बिखरा हुआ नहीं चाहिए। जैसे सिंगल स्फीयर के लिए क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेके इन्फाइनाइट तक पूरा बिखरा हुआ है। अब उसको कौन समेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड तो एनर्जी है। एनर्जी अगर हमें एक जगह मिले या एक पॉकेट में मिले तो काम की है, बिखरी हुई एनर्जी से हम काम नहीं कर सकते। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, या इससे थोड़ा इसको मॉडिफाई करके हमने क्या किया, जैसा अभी बताया था मैंने कि पास में एक न्यूट्रल आपने स्फीयर रखा तो पोटेंशियल थोड़ा कम हुआ, कैपेसिटी थोड़ी बढ़ी। अच्छा, एक नेगेटिव चार्ज स्फीयर रखा तो कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ी। तो ये सिस्टम बना के हमने फाइनली ऐसे दो सिस्टम बनाए। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या हिसाब है। फर्स्ट देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। एक शेल के अंदर दूसरा शेल, कंडक्टिंग शेल है ऑब्वियसली। क्या किया है यहाँ पे कि ये जो शेल है बाहर वाला, जिसको मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से बी शेल, और ये अंदर वाले को नाम दे दिया ए शेल, ओके। तो हमने बी से कुछ चार्ज उठा के इधर ट्रांसफर किए, ए पे ट्रांसफर किए, पॉजिटिव चार्जेस। तो ए हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लस क्यू, बी हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड माइनस क्यू, ठीक है। दोनों पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो सोचो शेल के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होता है क्या? एक शेल के हिसाब से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मतलब यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? जीरो, ओके। अब बताओ कि ये जो माइनस क्यू चार्ज है बाहर वाले शेल पे है, ये उसके आउटर सरफेस पे रहेगा कि इनर सरफेस पे? तुम कुछ सोचना, ये मैं बाहर वाला बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बाहर वाला बनाया। अंदर अपने को पता है कि इस पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इंडक्शन की वजह से यहाँ माइनस क्यू चार्ज आना चाहिए ना, माइनस क्यू चार्ज यहाँ इंडक्शन की वजह से आएगा, और इंडक्शन की वजह से आता है तो बाहर प्लस क्यू भी आएगा। ये बात तो समझ गए हम, ठीक है। अब ये अंदर वाला जब पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर वाले को भी तो माइनस क्यू चार्ज दिया गया था। तुम ऐसा मान लो या तो कि अंदर वाले को प्लस क्यू दिया, बाहर वाले को माइनस क्यू दिया। तो अगर बाहर वाले को माइनस क्यू दिया गया तो ये बाहर वाला माइनस क्यू आउटर सरफेस पे आएगा। इस प्लस क्यू से क्या सारा ये माइनस क्यू न्यूट्रल हो जाएगा? तो बचा कहाँ चार्ज? सिर्फ अंदर वाली सरफेस पे माइनस क्यू। तो ये बात ध्यान रखिए कि ये स्फेरिकल कैपेसिटर की एक खास बात है कि इसमें जो बाहर वाला ये जो स्फीयर है ना बी, इसके सिर्फ इनर सरफेस पे ही चार्ज होता है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा? इसकी वजह से अब अगर मैं पूरा शेल देखूँ ना, ये वाली कैविटी, अगर तुम सोचो ये पूरा कैविटी अगर मैं देखता हूँ जिसके अंदर दोनों शेल आ रहे हैं, तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना हो गया? प्लस क्यू इसका, माइनस क्यू इसका, नेट चार्ज हो गया जीरो। गॉस लॉ क्या कहता है? जब नेट चार्ज जीरो होता है तो फ्लक्स भी अंदर से बाहर कितना आएगा? जीरो। जब फ्लक्स जीरो आएगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें बाहर मिलेगा जीरो। ये एक बहुत बड़ा फायदा है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ना, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन दो शेल्स के बीच में है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। इससे क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंस्ट्रेन कर लिया। अब जो भी एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या वो सिर्फ इसी रीजन में है? ना अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। बाहर कोई एनर्जी नहीं, अंदर कोई एनर्जी नहीं, सारी एनर्जी यहाँ पे है, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। तो क्या हम इसको आराम से यूज कर पाएंगे? यस। ये एक खास बात यहाँ की है, ठीक है। तो देखते हैं इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखा जाए। कैपेसिटेंस कैसे लिखें? तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हमने क्या बोला था? C = Q/V। यही होता था। Q क्या होता है? Q होता है किसी भी एक स्फीयर का चार्ज मैग्नीट्यूड में, इसको बोला जाता है Q। तो Q/V पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किस किस का? तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ VA - VB, ये लिखा जाएगा। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि भाई आप चार्ज कहाँ से कहाँ तक लेके आए? यहाँ से यहाँ तक लाए ना। B से A पे आप Q चार्ज लेके आए, तभी इसको माइनस क्यू बोला, इसको प्लस क्यू बोला। तो जब चार्ज लाए तो कितना वर्क करना पड़ा, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा? जहाँ से लाए और जहाँ तक लाए जहाँ पे लेके आए फाइनली माइनस इनिशियल, तो VA - VB, ये उसका कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखें? तो A अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल लिखें। अगर किस किस वजह से होगा? अंदर वाला स्फीयर ये रहा जिसपे खुद पे पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर एक स्फीयर है जिस पे नेगेटिव चार्ज है। क्या दोनों की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखा जाएगा इस पॉइंट पे?
है ना। खुद का कितना लिखते हैं, तो के क्यू बाई ए, इसकी रेडियस कितनी है ए, खुद का हो गया। बाहर वाले का अगर लिखूँ इसका, तो एक शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जब लिखना होता है, ये जो शेल बी है, ये पॉइंट इस शेल बी के अंदर आता है। जब अंदर आता है तो कैसे लिखते हैं पोटेंशियल, के क्यू बाई रेडियस। इसका चार्ज कितना है माइनस क्यू, तो माइनस लगा दिया मैंने। के क्यू बाई रेडियस कितनी है, तो बी हो गई। ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए, मतलब इस पॉइंट पे। अब लिखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बाहर वाले शेल का पोटेंशियल। फिर से इसकी वजह से भी होगा और खुद की वजह से भी होगा। इसकी वजह से कितना लिखा जाए, तो इसके लिए बाहर है, इस शेल से बाहर है पॉइंट, बाहर के लिए के क्यू बाई डिस्टेंस लिखा जाता है, तो लिखा जाएगा माइनस ऑफ पोटेंशियल एट बी हम लिखेंगे के क्यू बाय बी। ये तो हो गया अंदर वाले की वजह से, क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ से तक कितना है बी। और अब खुद की वजह से लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा माइनस के क्यू बाय बी। खुद का कितना होता है, के क्यू बाय आर, ये हो गया खुद का। तो ये टर्म तो हो गई ज़ीरो, इधर बचा के क्यू, कॉमन आ गया 1/a माइनस 1/b। जब इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास कैपेसिटेंस आएगा, के क्यू कॉमन आ गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, के नीचे है तो ऊपर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ऊपर आएगा ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर है बात, कैसा लिखा गया। तो दो कैपेसिटर्स हमने, दो कंडक्टर्स लिए, कंडक्टिंग शेल्स लिए, कॉन्सेंट्रिक रखा, एक से चार्ज उठा के दूसरे पे ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने में कितने पोटेंशियल डिफरेंस से ट्रांसफ़र किया गया वो यहाँ पे यूज़ किया, कितना चार्ज ट्रांसफ़र किया वो यूज़ किया, उससे हमने कैपेसिटेंस को फाइंड किया। तो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाई वी, फाइनली हमने चीज़ें सॉल्व करी। तो दिस इज़ अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट फार्मूला, याद रहे तो बड़ी अच्छी बात है, स्पेशली जेई वालों के लिए। नीट में ना भी रहे तो चलेगा, हालांकि नीट में एक आध बार क्वेश्चन बिल्कुल इसी पे पूछा गया है, तो अगर आप लोग भी याद रखें तो अच्छी बात है। दूसरा देखते हैं स्फीयर कैपेसिटर। स्फीयर कैपेसिटर का क्या हिसाब है, तो यहाँ पे देखें दो स्फीयर आसपास रखे हुए हैं, वही हमने इससे क्यू चार्ज उठा के इसको ट्रांसफ़र किया, पॉजिटिव चार्ज उठाया तो यहाँ नेगेटिव बचा और यहाँ पॉजिटिव आ गया। ओके, अब क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो बीच वाली लाइंस आपको दिख रही हैं सारी साइड वाली और बीच वाली ब्लू में, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव पे होता है, हमेशा इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, दिख रहा है हमें हर तरफ फैला हुआ है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से उधर से भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत अच्छा कैपेसिटर तो नहीं है, फिर भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कितना इसका कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस क्या कहता है, जितना चार्ज ट्रांसफ़र किया डिवाइडेड बाय जहाँ से जहाँ किया, तो ए पे फाइनली आए आप बी से, तो वी ए माइनस वी बी, डेल्टा वी ए होगा। तो क्यू बाय पोटेंशियल ऑफ ए, इसका पोटेंशियल मुझे लिखना है तो खुद की वजह से लिखूंगा के क्यू बाय ए माइनस इसकी वजह से जब लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा वो। और ये बोला गया है कि ये जो L है ये ए और बी से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस तरीके का इस सेटअप है अपना। तो इसकी वजह से अगर लिखा जाए तो लिखेंगे के क्यू बाय एल, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है L, ऑलमोस्ट ए और बी का आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं L के कंपेरिजन में, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे के क्यू बाई एल माइनस। अगर इसकी वजह से लिखा जाए तो क्या लिखें, देखो खुद की वजह से लिखेंगे तो लिखा जाएगा माइनस ऑफ के क्यू बाय बी, ये हो गया खुद की वजह से, ठीक है। अब इसकी वजह से लिखें तो लिखेंगे प्लस ऑफ के क्यू बाय एल, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, आई होप आपको दिख रहा है वहाँ तक। चलिए कैपेसिटेंस अब सॉल्व करते हैं फाइनली। तो Q सारे कैंसिल हो गए, नीचे से K कॉमन आ गया, ऊपर आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे अगर देखें तो फाइनली आपके पास बचता है यहाँ पे माइनस के क्यू बाई एल, इधर से आ रहा है के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई बी, तो यहाँ से बनेगा ए प्लस बी। फाइनल आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए प्लस बी, नीचे बचा, ऊपर आया ए इंटू बी।
ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑब्वियसली ज़्यादा है क्योंकि B माइनस ए आ रहा है, यहाँ पे B प्लस ए आ रहा है नीचे, तो कैपेसिटेंस ओवरऑल कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दो सिलेंडर्स के बारे में कि अगर कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स हैं या दो सिलेंडर आसपास रखे हुए हैं तो उनके लिए पोटेंशियल कैसे फाइंड करें। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं अगला। इसकी लास्ट स्टेप में जो अजम्पशन था वो था कि L बहुत बड़ा है, तो इस वजह से KQL वाले स्टेप्स जो हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। उसके बाद फाइनली एक्सप्रेशन जो लास्ट में लिखा हुआ है वो बन जाएगा। ओके, अभी अपन बात करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो देखो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या है, जैसे आपने स्फेरिकल कैपेसिटर की बात की थी, एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर रखा था, वैसे ही सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है जहाँ पे एक सिलेंडर के अंदर कोएक्सियली दूसरा सिलेंडर रखा गया है। ठीक है, अब वही बात कि आपने बाहर वाला मान लीजिए B है, ये अंदर वाला A है, B से A पे Q चार्ज ट्रांसफर किया तो बाहर वाले पे माइनस Q चार्ज आ गया, अंदर वाले पे प्लस Q चार्ज आ गया। ठीक है, अब बाहर वाले में जो सारा चार्ज है वो इनर सरफेस पे रहने वाला है, सेम जो शेल का लॉजिक था भाई, क्योंकि अंदर अगर प्लस Q है तो इंडक्शन से माइनस Q आएगा और प्लस Q यहाँ पे आएगा। इस पे ऑलरेडी चार्ज कितना था, माइनस Q, तो बाहर जो नेट चार्ज हो गया वो कितना आ गया, बाहर नेट चार्ज हो गया 0। तो जो भी चार्ज होगा वो अंदर रहेगा, इनर सरफेस पे रहेगा। तो फिर से हमें यहाँ वो फ़ायदा मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पूरा का पूरा इन दो सिलेंडर्स के बीच में ही ट्रैप्ड है, और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा यहीं मतलब सारी की सारी एनर्जी भी यहीं पे है, तो हम इसको कैपेसिटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, अच्छे कैपेसिटर की तरह। कैपेसिटर तो खैर वो भी बना था जिसमें दो स्फीयर अलग रखे थे, वो भी एक कैपेसिटर था, लेकिन कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी उसकी। यहाँ पे ये एक अच्छा कैपेसिटर बन सकता है। अब इसका कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करें, तो देखिए इस पे अगर पर यूनिट लेंथ चार्ज डेंसिटी अगर बात करें लैम्बडा तो है Q/L। L क्या है, सिलेंडर की लेंथ, ये है पर यूनिट चार्ज लैम्बडा, चार्ज डेंसिटी जिसको कहते हैं। ओके, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, एक सिलेंडर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो बनता है सेम एज अ लाइन चार्ज विच इज़ 2K λ/x। ओके, तो 2K λ/x अगर यहाँ से देखें कि इस सिलेंडर के एक्सिस से यहाँ से अगर ये x डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया हमने, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा Ex होगा 2K λ/x। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और B के बीच में, क्योंकि मैंने चार्ज ट्रांसफर किया B से A तक, तो VA माइनस VB मुझे फाइंड करना है। क्यों ऐसा, क्योंकि कैपेसिटेंस में क्या लिखूंगा, Q/VA माइनस VB। कितना चार्ज ट्रांसफर किया, Q, कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे, VA माइनस VB पे। तो VA माइनस VB अगर लिखना है तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट पोटेंशियल तो नहीं लिख सकते, जब भी ऐसे बड़े शेप के L बहुत बड़ा है ना यहाँ पे, अगर ऐसा कुछ है तो पोटेंशियल डायरेक्ट नहीं लिखा जाता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल E.dx, ये होगा यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ से कहाँ तक, तो आपको A से B पूछा गया है, मतलब B से A तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज VA माइनस VB, माइनस एक साइन लगता है क्योंकि V इक्वल टू माइनस E.dx होता है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइनल इंटीग्रल 2K λ/x dx। 1/x dx क्या होता है, ln x, तो 2K λ 1/x का इंटीग्रेशन ln x A से B तक। A से B क्यों कर दिया, क्योंकि अब ये माइनस साइन है ना, तो B से A का उल्टा हो जाएगा लिमिट में A से B, या आप माइनस के साथ चलेंगे तो वैसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2K λ ln ऑफ B/A। अगर कैपेसिटर लिखा जाए, कैपेसिटेंस लिखा जाए तो लिखेंगे Q/VA माइनस VB। देखो लैम्बडा क्या है, बेसिकली Q/L, दिस इज लैम्बडा। ठीक है, तो मैं लैम्बडा की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ Q/L। अब अपने को लिखना है Q/VA माइनस VB, दिस इज VA माइनस VB, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आपके पास आंसर आएगा, इसे अगर लिखें हैं ओके, तो 1/2K, L ऊपर चला गया, ln ऑफ B/A, इस तरीके से लिखा जाएगा। या ये 2K जो है, K को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 है तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर गया तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln ऑफ B/A। ये आपका फाइनल कैपेसिटेंस बनेगा फॉर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। अच्छा, अगर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए पर यूनिट लेंथ पूछा गया तो कैपेसिटेंस
पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ मतलब एल की जगह कितना रखना पड़ेगा, 1 रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln ऑफ बी बाई ए। ठीक है, पर यूनिट लेंथ कैपेसिटेंस हो जाएगा ये। नीट के लिए ज़रूरत नहीं है, जेई के लिए ये पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ तक आई गेस सारी बातें आपको क्लियर हो गई है। अच्छा, अगर यही आपसे बोलते कि मैं यहाँ पे जो है मीडियम कोई मीडियम रख देता है जिसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, तो क्या करते हैं आप फिर? तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाता कि एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखा जाता है। रिमेंबर दिस, 2k लैम्डा k में आता है एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड में बिल्कुल बेसिक में हमने शुरू में ही पढ़ा था कि किसी मीडियम में फील्ड एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के हो जाता है। तो अगर यहाँ मैं एप्सिलॉन आर और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नया जो मेरे पास कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स दिस। तो ये बात भी याद रखिए कि जब भी आप कोई कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो फील्ड चेंज हो जाता है, उसकी वजह से कैपेसिटेंस भी चेंज होता है। कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन आर टाइम्स या द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम प्रीवियस वन मतलब एयर वाला विदाउट मीडियम वाला। ठीक है, खैर आगे उसके बारे में अपन सारी बातें करेंगे, जब डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे तो अपन सारी बातें करेंगे कि क्यों, कितना चेंज हुआ, कितना उसका फर्क पड़ा, वो सारी बातें आगे आएंगी। फिलहाल ये बात ध्यान रखिए, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर फील्ड हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ भी वो लिखा जाएगा। चलिए अब अपन आते हैं अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, जो कि इस चैप्टर का बहुत बड़ा पोर्शन कवर करेगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? दो प्लेट्स को पैरेलली आपने सामने रखा, इस तरीके से दो प्लेट्स रखी हुई हैं। यहाँ पे प्लेट का एरिया है ए, एक से आपने चार्ज उठाया प्लस क्यू और दूसरे पे ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे चार्ज बचा माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज बचा प्लस क्यू। ठीक है, अब आपको ये बात भी पता है कि जब आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स पढ़ा था तो आपने क्या बोला था कि अगर एक पे चार्ज है क्यू, एक पे चार्ज है माइनस क्यू, तो आप क्या करते थे, चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट करना था अलग अलग सरफेसेस पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमेशा आउटर सरफेस पे जो चार्ज होता था वो कितना होता था, एवरेज ऑफ द गिवन चार्जेस। मतलब अगर मैं यहाँ और यहाँ चार्ज की बात करूँ तो होगा Q प्लस माइनस क्यू बाई 2 विच इज़ 0। तो यहाँ चार्ज आता है 0, यहाँ चार्ज आता है 0, टोटल चार्ज Q है तो ये Q यहाँ आएगा, टोटल चार्ज माइनस Q तो माइनस Q यहाँ आएगा। यही इसका फ़ायदा है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसा कि अंदर पूरी सरफेस पे होता है प्लस Q, इधर होता है पूरे पे माइनस Q, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इनके बीच में रहता है, दोनों प्लेट्स के बीच में रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस बारे में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगे, देखो याद है तुम्हें कि एक अगर सिग्मा इस पे चार्ज डेंसिटी है, रख से यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखा जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिख सकते हैं Q बाई ए बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई क्या तो तुम ऐसे लिखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर वैसे भी लिख सकते हो। तुमने पढ़ा था एक इनफाइनाइट चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रिमेंबर। तो अगर मैं ये प्लस Q चार्ज वाले की वजह से यहाँ पे फील्ड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इस डायरेक्शन में होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक सामने नेगेटिव चार्ज प्लेट भी है, इसकी वजह से फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा और कितना होगा, अगेन सेम सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज दोनों पे सेम है, एरिया दोनों का सेम है, सिग्मा भी सेम होगा। टोटल फील्ड कितना हो गया, 1/2 1 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है फील्ड बिटवीन दी कैपेसिटर प्लेट्स गिवन बाय सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कैपेसिटेंस की, तो क्या लिखेंगे, Q चार्ज ट्रांसफर किया A माइनस B, ये लिखा जाएगा। क्लियर है बात। पोटेंशियल लिखो, कितना लिखोगे, पोटेंशियल क्या आता है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कहीं वेरी नहीं कर रहा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या हम लिख सकते हैं, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। यस, अगर मुझे पता है कि यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ लोअर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, तो ये पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा V का वो लिखा जाता है V इक्वल टू E इंटू डी का, जो D ये डिस्टेंस है वो, है ना। तो यही हम यहाँ यूज़ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज नथिंग बट E इंटू डी। क्या है ये, E इंटू डी। चलिए आगे इसको सॉल्व करें अगर, तो इधर लिखता हूँ मैं Q
बाय ई, ई कितना है ये आपने लिखा हुआ है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज ई इंटू डी करेंगे तो डी, क्यू से क्यू कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट गया ऊपर, तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एरिया ए, सेपरेशन बिटवीन देम डी। क्लियर है बात यहाँ तक सारी? बहुत ही बढ़िया। तो कैपेसिटर आपके पास आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा हम यही कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एक तो इसे बनाना आसान है, दो पैरेलल प्लेट बस खड़ी करनी है, बहुत ज़्यादा आसान है। दूसरी बात, इसका कैपेसिटेंस वेरी करना बहुत आसान है। मतलब मैं इन प्लेट की सेपरेशन बढ़ाऊँ, मान लो प्लेट का सेपरेशन बढ़ाया तो क्या डी बढ़ेगा, कैपेसिटेंस कम होगा? यस। डी कम करा तो क्या कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा? यस। आसान तरीका है। एरिया, अगर मैं दो प्लेट्स ऐसी रखी हुई है, लेट्स से दो प्लेट्स रखी हैं ऐसी, ठीक है, अभी दोनों का एरिया बिल्कुल सामने एक दूसरे को फेस करता हुआ है, बराबर बराबर एरिया, मैंने एक दूसरे को थोड़ा सा शिफ्ट किया इस तरीके से। अब तुम सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगा? जितना एरिया अब दोनों का एक दूसरे के फेस की तरफ है बस उतना ही एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, जो कॉमन एरिया इतने में बस। तो क्या इसका कैपेसिटेंस कम हो जाएगा? एरिया जो अपने को लेना है यहाँ पे वो कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। या सोचो कि मैं इसको अगर ऐसे घुमा दूँ, अभी तक दोनों ऐसे थे, मैंने इसको घुमा दिया इस तरीके से, तो क्या इनका एरिया कम हो जाएगा? तो इसको वेरी करने के बहुत सारे तरीके हैं और इसको बनाना बहुत आसान है, इसलिए हम यूज़ करते हैं हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, इसलिए हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ तक आप सारी बातें नोट कर लीजिए। अगेन फिर से वही बात कि अगर यहाँ पे एक मीडियम होता जिसका परमिटिविटी होती एप्सिलॉन आर, तो मैं क्या बोलता, इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना हो जाता है यहाँ पे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये होता। यहाँ पे लिखता मैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ऊपर आता है एप्सिलॉन आर, मतलब जो नया सी डैश बनता हो क्या बनता, एप्सिलॉन आर टाइम्स सी, ये बनता। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी एक कैपेसिटर के बीच में, प्लेट्स के बीच में आप मीडियम भर देंगे जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी जिसे कहते हैं, तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कैपेसिटर या कैपेसिटेंस इन दी एयर। क्लियर है बात यहाँ तक सारी आपको? चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके गाइस, इस वीडियो को अपन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ अपन बात करेंगे कि एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो क्या क्या होता है, उसकी चार्जिंग कैसे होती है, एंड देन इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल करेंगे कि अगर कैपेसिटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो कैसे मूव करेगा, इसकी एनर्जी कितनी होगी, फोर्सेज वगैरह, बहुत सारी बातें इस पर आगे हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय आप सभी को, पढ़ते रहिए और डाउट पूछते रहिए।